हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए परसेंटेज से संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या है। प्रश्न में हम देखते हैं कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 33%। विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त करता है, 11 अंक कम प्राप्त करता है, जिसके कारण वह फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी उसको उत्तीर्ण होने के लिए 220 जोड़ 11, 231 अंक चाहिए। तो 33 अंक पास होने के लिए चाहिए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100। 33 अंक पास होने के लिए चाहिए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100। इसलिए एक अंक चाहिए, तो 100/33 परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो 231 अंक उसको चाहिए, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो 100/33 और गुने 231। 33 से 231 7 बार में कट जाएगा। 7 को 100 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। यानी 231 अंक के लिए परीक्षा का पूर्णांक 700 होगा। एक दूसरा प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। मान लेते हैं कि परीक्षा का जो पूर्णांक है उसको हम x मान लेते हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, x है। पहला विद्यार्थी जो है वो 23% प्राप्त किया, यानी x का 23% प्राप्त वह किया, लेकिन उसको जो है 36 अंक के चलते वह जो है फेल कर गया। यानी पास होने के लिए उसको जो है 36 अंक चाहिए। और तो x का 23% जोड़ 36, पास होने के लिए उसको इतना अंक की जरूरत है। दूसरा जो विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया, लेकिन 35 अंक प्रतिशत जो अंक प्राप्त करने के बाद 48 अंक जो है पास होने के अंक से उसको ज़्यादा है, तो उसको जो है पास होने के लिए कितना अंक की जरूरत होगा, तो x का 35% माइनस 48। तो पास होने के लिए दूसरे विद्यार्थियों को जो 48 अंक ज़्यादा मिला है, वह 48 अंक को हम घटा देते हैं, तो वह जो है पहले विद्यार्थी के बराबर हो जाता है। अब क्या करते हैं कि हम ये जो है 36 है, इस 36 के पास भी जो -48 है इसको यहाँ लाते हैं, तो -48 प्लस में हो जाता है। और x का जो है 35% से इसको इधर लाएंगे, तो x का 23% इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये x का कितना हो जाएगा, 12%। और ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 84। तो ये हो जाएगा आपका 12x/100। परसेंटेज है तो नीचे 100 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। 84 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब जो है तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 8400। और x बराबर हो जाएगा 8400/12। काट देंगे, 12 से 84, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो 700 है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 700 है। कहने का मतलब यह है कि पहला विद्यार्थी जो है वो 23% अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक को हम x मान लेते हैं, तो x का 23% जोड़ 36, यानी पहले विद्यार्थी को पास होने के लिए इतना अंक चाहिए। दूसरा विद्यार्थी जो है वो 35% अंक प्राप्त करता है, तो 48 अंक ज़्यादा हो जाता है। तो उसका x का 35% में 48 को घटा देते हैं, तो दोनों, पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी, दोनों का अंक जो है वो बराबर आ जाता है। तब क्या करते हैं, ये माइनस में 48 है, जब -48 को 36 के पास में लाते हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। और 1/23% को जो है 1/35% के पास में लाते हैं तो ये प्लस में है तो इधर आता है तो माइनस हो जाता है। तो 35 में से 23 घटाते हैं तो x का 12% हो जाता है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 84 हो जाता है।
तो ये क्या हो गया, 12x/100 हो गया, क्योंकि परसेंटेज में है तो नीचे 100 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12x बराबर 8400, x बराबर 8400/12 काट देते हैं तो 700, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो 700 होगा। थैंक यू। एक प्रश्न को देखते हैं कि परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 73% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, 100 है। तो हम प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कि 70% अंग्रेजी में और 65% गणित में, दो अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ, और फिर 73% जो है वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को पता करने के लिए क्या करते हैं हम, तो 70% और 65% यानी अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या को जोड़ देते हैं। तो 70% और जोड़ 65%, और दोनों विषयों का जो हम उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या को जो जोड़ते हैं, और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले जो परीक्षार्थियों का जो प्रतिशत है उसको घटा देते हैं। तो 73% जो है वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होता है। तो ये दोनों का योग में से 73% को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 70 और 65 कितना हो जाएगा, 5 के 5, 6 6 12, 1 13, 135% और 73% इसमें से घट जाएगा। ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो ये 5 में से 3 गया 2, और 13 में से 7 गया 6, 62% जो है परीक्षार्थी जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 62% जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं वह कुल परीक्षार्थियों का यानी 100 का 62% जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं। जो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, 248, यानी 100 का 62% 248 के बराबर होगा। तो 248 के बराबर होगा तो ये 62x हो जाएगा, और ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 248 गुने 100 यानी 248 पर 2 गो जीरो हो जाएगा। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, तो 248 पर 2 गो जीरो बटे 62। अब क्या करेंगे, तो इसको जो है हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 बार में ये कट जाएगा तो 400 हो जाएगा। यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, तो 400। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग विषयों में अगर उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या दिया हुआ है, और फिर दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का संख्या दिया हुआ है, तो जो अलग अलग विषयों में जैसे गणित अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले जो परीक्षार्थियों की संख्या उसको जोड़ देंगे, और इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का जो संख्या है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटने के बाद में जो आएगा 62%, वह उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का संख्या होगा। यानी 100 में 62 परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल परीक्षार्थियों का संख्या तो हम 100 माने हैं, तो 100 का 62% जो है उत्तीर्ण हो रहा है। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का संख्या 248 दिया हुआ है, तो 100 का 62% जो है वह 248 के बराबर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये 62x हो जाएगा, और 248 में 2 जीरो हो जाएगा, तो x बराबर 248 2 जीरो बटे ये 62 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 400 के बराबर हो जाएगा। यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या जो परीक्षा में बैठने वाले हैं उनकी संख्या 400 के बराबर। एक प्रश्न को देखते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले।
तो देखते हैं कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला है, तो 35%। तो 35% उसको वोट मिला है हारने वाले को। और कितना मतों से वह हार जाता है, तो 15,000 मतों से। यानी 15,000 और इस 35% में वोट उसका आ जाता, मत मिल जाता, तो वह जो है जीतने वाले के बराबर हो जाता। और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को जो है कितना मिला है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिला है आपको जो है 100 में से 35 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65%। जीतने वाले को 65% मिला। अब क्या करते हैं कि जो ये 15,000 है इसको यहीं रहने देते हैं और 35% को इस 65% के पास में लाते हैं। तो प्लस में है तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह 30% हो जाएगा। यानी 30% वोट जो है वह 15,000 वोट के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 30% वोट जो है वह 15,000 वोट के बराबर है, तो 1% वोट जो होगा वह क्या होगा, 15,000 बटे 30। आस जो है जीतने वाले उम्मीदवार का वोट हमको निकालना है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, तो 65%। तो 15,000 बटे 30 गुने 65। अब इससे क्या करेंगे, इसको काटेंगे, एक जीरो से ये जीरो को काटेंगे और 3 से जो है इस 15 को काटेंगे, तो कितना बार में कटेगा, तो 500 बार में। अब क्या करेंगे कि 65 गुने 500 गुना करेंगे, तो ये 5 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 31 और 2 32। 325 पर 2 जीरो आता है, यानी 32,500 आता है। जीतने वाले उम्मीदवार को 32,500 वोट मिला। एक बार फिर प्रश्न को हम देखते हैं कि हारने वाले को 35% वोट मिलता है और 15,000 वोट के चलते वह हार जाता है। यानी उसको भी जीतने के लिए 35,000 वोट में 15,000 वोट और मिल जाता तो वह जीतने वाले उम्मीदवार के बराबर हो जाता। और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, जब हारने वाले को 35% मिला तो 100 में 35 घटाएंगे तो 65% जीतने वाले को मिलेगा। तो 35% जोड़ 15,000 वह 65% के बराबर हो जाएगा। और 35% को 65% के पास में लाते हैं तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा। तो 30% वोट जो है वह 15,000 वोट के बराबर है। तो लिखेंगे कि 30% वोट जो है वह 15,000 वोट के बराबर है, तो 1% तो 15,000 बटे 30। जीतने वाले उम्मीदवार का वोट निकालना है, इसलिए जीतने वाला उम्मीदवार को 65% का वोट मिलता है, इसलिए 65% बराबर 15,000 बटे 30 गुने 65। जीरो से जीरो को काटते हैं, इससे काटते हैं तो 500, 500 में 65 से गुना करते हैं तो 32,500 आता है। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 32,500 वोट मिला। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू। प्रश्न है, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता। यदि 75 रुपया आय कर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा हो तो उसकी आय कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो कुल कितना खर्च करता है, तो कुल खर्च को उसका जोड़ते हैं। तो कुल खर्च उसका कितना हो गया, 25%, 20% और 10%। तो 45 और 10 55% हो गया। 55% वह खर्च कर देता है। तो जो बचत कितना करता है, तो बचत के लिए 100% में से 55% को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45%। तो अपनी आमदनी जो है, उसका जो आमदनी अगर मान लिया जाए कि उसका आमदनी X है, तो X का आमदनी उसका X है, तो X का 45% वह बचाता है।
एक्स का कितना बताता है तो 45%। तो जो बचत करता है वह कितना कर रहा है तो 465 रुपया और 75 रुपया आयकर देता है, तो ये भी बचत में होगा। तो एक्स का 45% जो होगा वह 465 जोड़ 75 के बराबर होगा। अब दोनों को जोड़ते हैं, 10 6 6 12 13 1 14 के 4 हाथ में 1 4 1 5 540, यानी 45x बराबर 45x/100 ये बराबर 540। अब x बराबर निकालेंगे तो 540 गुने 100 और बटे 45। अब 9 से काटते हैं, 9 छक 54 जीरो और 9 पचे 45। 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और ये गुना करते हैं तो 1200 रुपया आता है, यानी उसका आय जो है वह 1200 रुपया है। एक बार और समझते हैं, टोटल खर्च जो उसका है 25 20 10, उसको जोड़ते हैं तो 55% आता है। जब 55% वह खर्च कर देता है तो बचाता कितना है तो 100 में से 55% को घटाते हैं तो 45% होता है। आमदनी उसका कितना है मालूम नहीं है तो आमदनी को एक्स मान लेते हैं, यानी एक्स का 45% वह बचत करता है। और उसका बचत दिया कितना है तो 465 जोड़ 75, यह जो है एक्स का 45% के बराबर होगा, यानी एक्स का 45% बराबर 465 जोड़ 75 और 45x/100 हो जाता है। इसको जोड़ते हैं तो 540 हो जाता है। तीसरा तीसरी गुना करने पर एक्स का मान जो है निकालते हैं तो 1200 आता है। यही 1200 रुपया जो है उस आदमी। एक प्रश्न देखते हैं, चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, तो शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। तो प्रश्न में दिया हुआ है 25 लीटर। जो 25 लीटर है वह 25 लीटर जो है उसमें चीनी और पानी दोनों की समान मात्रा है। और जो है यह बता रहा है कि 25 लीटर जो घोल है उसका 20% जो है वह क्या है, चीनी है, यानी 25 गुने 20/100 ये चीनी की मात्रा है। और 25 लीटर घोल जो है उसमें 5 लीटर पानी को हम हटा देते हैं। जब 5 लीटर पानी को वाष्प बन करके उड़ा दिया जाता है तो घोल कितना बचता है तो 20 लीटर बचता है। यह 20 लीटर में चीनी की मात्रा क्या है यह तो हमें मालूम नहीं है, तो 20 लीटर में चीनी की मात्रा को हम 1% मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि कुल जो घोल था उसका 20% चीनी जो है, कुल 25 लीटर जो घोल में से 5 लीटर जो पानी उड़ जाता है 20 लीटर का, में चीनी की मात्रा को हम 1% मान लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब ये 20 बचे 100 और ये 5 से 25 को काट देते हैं तो ये 5 बार में कट जाता है, यानी 5 बराबर ये जो है 20 गुने 1/100। तब ये 5/1 हो जाता है और ये 1/5 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो x बराबर 25, यानी 25%, यानी 25 लीटर घोल में 5 लीटर पानी को उड़ा देने के बाद 20 लीटर के घोल में चीनी का प्रतिशत 25% होता है।